podcast, we will discuss about the fundamentals of database management system. ठीक है, तो DBMS के बारे में हम पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि डेटा क्या चीज़ होती है। तो जब भी हमने DBMS के बारे में पढ़ना होता है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इन दोनों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, डेटा आप सब जानते भी होंगे, डे टू डे लाइफ में आप इस वर्ड को बहुत बारी यूज़ भी करते हो। ठीक है, और इस वर्ड के साथ बहुत बारी आप आपका इस वर्ड के साथ बहुत बारी इनकाउंटर भी होता है। तो डेटा क्या होता है? डेटा कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब किसी पर्सन का नेम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ दैट इज डेटा। बेसिकली जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उन्हें हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो रॉ का मतलब क्या होता है? रॉ का मतलब ये है ऐसे फैक्ट्स जो अभी प्रोसेस नहीं हुए हैं। ठीक है, प्रोसेस किस चीज़ के लिए? कि उनसे हम कोई मीनिंग निकाल सकें। तो मतलब डेटा एक रॉ फैक्ट्स हैं जिनकी प्रोसेसिंग अभी नहीं हुई है। इन रॉ फैक्ट से आप कोई भी मीनिंग जो है वो नहीं रिसीव कर पाएंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है, वो किसी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म अगर फिल कर रहा है एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन फॉर्म में क्या होगा? जब भी वो फिल करेगा, वो रॉ फैक्ट्स अपने बारे में फिल करेगा। ठीक है, तो रॉ फैक्ट्स क्या होंगे? स्टूडेंट का नेम, उसके फादर का नेम, उसका एड्रेस, उसके प्रीवियस रिजल्ट इंफॉर्मेशन। सो दीज आर व्हाट? दीज आर बेसिकली द रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स which the student has filled in the admission form, right? अब जो डेटा होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन को एक व्यू पॉइंट दे देता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पास्ट एक्टिविटीज़ किस तरीके की थी। ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हैं, राइट? तो डेटा को जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करते तब तक डेटा मीनिंगलेस होता है। ठीक है, तो ये these are the different forms of data representation like images, word, numbers, sounds. So these are what? These are basically a representation of the data, right? नेक्स्ट हमारे पास में जो हमने बात करनी है वो हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन क्या है? एक ऐसा डेटा जिसको हमने मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इंफॉर्मेशन हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, राइट? तो इंफॉर्मेशन क्या होगा? इंफॉर्मेशन एक ज़्यादा मीनिंगफुल डेटा है जिसके थ्रू हम डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपके एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करी थी, तो जो डेटा स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म से कलेक्ट किया गया है, उस डेटा को यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर सपोज उस स्टूडेंट ने हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करनी होगी, तो जो हॉस्टल वार्डन है वो क्या करेगी? वो उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को डिटर्मिन करने के लिए कि कितने स्टूडेंट ने हॉस्टल ऑप्ट किया। मतलब अगर सपोज देयर आर 10 एडमिशन फॉर्म्स जो एक दिन में फिल हो गए हैं, तो हॉस्टल वार्डन उसमें से वो 10 एडमिशन फॉर्म्स में से देख लेगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जो हॉस्टल की फैसिलिटी को ऑप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? एडमिशन फॉर्म में क्या था? एडमिशन फॉर्म में तो रॉ फैक्ट्स थे स्टूडेंट के बारे में, लेकिन वो रॉ फैक्ट्स को यूज कर लिया गया इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं कंक्लूजन आपको दूं इंफॉर्मेशन के बारे में, तो इंफॉर्मेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड when the data is being manipulated. Production of relevant, accurate, and timely information is the key to good
डिसीजन मेकिंग। अब नीड ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? देखो, अगर आपको सिस्टम को अप टू डेट रखना है तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। सराउंडिंग्स के बारे में कि सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही हैं, वर्ल्ड में क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब नॉलेज गेन करने के लिए भी कि आपकी सोसाइटी में अराउंड द वर्ल्ड क्या चीज़ हो रही है, नॉलेज गेन करने के लिए भी इंफॉर्मेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, अभी तक जितना हमने पढ़ा, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि डेटा जो है दैट इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब अगर मैंने एक नंबर लिख दिया 23, दिस इज़ अ रॉ फिगर, इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही, कोई मतलब नहीं है 23 का, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बेसिकली अ डेटा। इंफॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड दैट इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेबल है, उस टेबल के अंदर एक कॉलम लिखा हुआ है एज, और एज कॉलम के नीचे आपने 23 जो डेटा था वो आपने स्टोर करवाया, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि कोई पर्सन है जिसकी एज क्या है, 23। मतलब एज कॉलम था, एज कॉलम के अंडर आपने 23 लिखा, सो दैट इज delivering a information that there is a person whose age is 23। डेटा जो होता है वो एज सच बिजनेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फॉर द बिजनेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकेला 23 लिखते हैं दैट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर अ बिजनेस, क्योंकि वो सिर्फ एक रॉ फिगर है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर आप एज 23 लिखते हैं, मतलब एज कॉलम के अंदर जैसे हमने 23 लिखा या ऐसे लिख दिया कि एज इज 23, सो दैट इज सिग्निफिकेंट फॉर अ बिजनेस, वो बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर द business, but if those raw facts or figures, if they are processed, then that is significant for the business, right? देन डेटा जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है, जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, राइट। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेटाबेस, ठीक है। क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बेसिकली स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि हमने डेटाबेस के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें क्या मतलब पता चला? देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें पता चल गया कि डेटा जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट कब हो जाता है डेटा? जब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी तरीके की, तो इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर डेटा इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो डेटा को मीनिंगफुल वे में ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर अनऑर्गेनाइज्ड डेटा पड़ा होगा तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, ठीक है। अब आजकल क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे रेलवेज हैं, वहाँ पे डेटा की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। क्या है कि डेटा जो है हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और डे टू डे क्या होता है, डेटा की ज़रूरत अगेन एंड अगेन एक ही टाइप ऑफ डेटा की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसीलिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस हमें हेल्प करता है कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डेटा को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, right? So what is a database? It is a well organized collection of data that are related in a meaningful way, which can be shared by multiple users but stored only once। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेटा क्या है कि आप
बहुत सारा जो डेटा है उसको आपने एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कलेक्ट करना है, ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा की। जो डेटा की कलेक्शन आप कर रहे हैं दैट डेटा इज रिलेटेड इन अ मीनिंगफुल वे, मतलब जो डेटा आपने कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करना है वो डेटा रिलेटेड होना चाहिए आपस में, ठीक है। तो ये जो डेटा आपने एक बार ऑर्गेनाइज करके कलेक्ट करना है, वो डेटा आपका क्या होगा, इट विल बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स बट विल बी स्टोर्ड ओनली वंस। बहुत सारे यूजर्स उसको शेयर तो कर सकते हैं आपस में, लेकिन उसकी स्टोरेज एक ही बार होती है, ठीक है। तो जिस तरीके से अब ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, इसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि एक स्टूडेंट का डेटाबेस है और एक टीचर का डेटाबेस है। स्टूडेंट डेटाबेस में स्टूडेंट की फाइल्स होंगी, टीचर डेटाबेस में टीचर की फाइल्स होंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, स्टूडेंट डेटा वन, स्टूडेंट डेटा टू, दिस इज रिलेटेड डेटा ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये स्टूडेंट्स का डेटा होगा। ऐसे टीचर डेटा वन, टीचर डेटा टू, दिस विल बी द रिलेटेड डेटा ऑफ टीचर्स। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे टीचर्स होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट रिलेटेड डेटा है वो आपका स्टूडेंट डेटाबेस में होगा और जो टीचर रिलेटेड डेटा है वो टीचर डेटाबेस में होगा। या बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एक ही डेटाबेस अगर यूज कर रहे हो तो उसमें आप स्टूडेंट की फाइल्स को अलग करके रख सकते हैं, टीचर की फाइल्स को अलग करके रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डेटा जो था टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से हमने कलेक्ट करके रख दिया। अब डेटाबेस के ऊपर आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप डेटाबेस के अंदर एक नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटा को, और आप एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई स्टोर्ड डेटा व्यू करना है या कोई पर्टिकुलर डेटा अगर आप रिट्रीव करना चाहते हैं तो वो भी आप डेटाबेस में से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का टेलीफोन नंबर व्यू करना है, देखना है, तो आप क्या करोगे, जो आपका स्टूडेंट का डेटा जो है, स्टूडेंट डेटाबेस जहाँ पे स्टूडेंट फाइल्स हैं, वहाँ वहाँ जाओगे और आप उसका नंबर जो है वो सर्च कर सकते हैं, उसका नाम लिख के सर्च कर सकते हैं या उसका रोल नंबर लिख के आप सर्च कर सकते हैं। मतलब वो जिसको भी आपने प्राइमरी की बनाया होगा उसको सर्च करके आप ये काम कर सकते हैं। अब ये प्राइमरी की क्या होती है, इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं जो आप डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं, इंसर्शन, सिलेक्शन, अपडेशन एंड डिलीशन, राइट। तो डेटाबेस आ गया हमारे पास, लेकिन अब क्या शुरू से ही डेटा को हम इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस में ऑर्गेनाइज कर रहे थे? नहीं। देखो कंप्यूटर्स तो बहुत बाद में आए हैं। पहले क्या होता था, जो डेटा था उसको हम मैन्युअली अरेंज करके रखते थे, ठीक है। मतलब पेपर्स के ऊपर ऐसे इस तरीके से डेटा जो था वो लिखा जाता था, ठीक है। तो अब ये जो मैनुअल सिस्टम था इसमें क्या था, इंफॉर्मेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स मैनुअली स्टोर करते थे विदाउट द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। इनमें उनको कोई कंप्यूटर्स क्योंकि तब थे नहीं, कंप्यूटर्स काफ़ी बाद में आए हैं, लेकिन अब डेटा तो बहुत पहले, बैंक्स तो बहुत पहले से चल रहे हैं, स्कूल्स भी बहुत पहले से चल रहे हैं, तो उनका कोई डेटा तो होगा ना। तो उस डेटा को जब स्टोर किया जाता था तो रजिस्टर्स के ऊपर स्टोर किया जाता था जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे। तब ये जो मैनुअल डेटाबेस था इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। देखो किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आती है तभी किसी नई चीज़ की इन्वेंशन होती है। तब क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्ट टू मेक चेंजेस। अगर सपोज हम कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, आपने रजिस्टर के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर दी। अब आपने उसका जो टेलीफोन नंबर है वो गलत लिख दिया था, ठीक है, लेकिन उसका नंबर कोई और है। अब उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप वहाँ पे कटिंग करोगे, ठीक है ना। तो कटिंग से क्या होगा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे इन फ्यूचर। अगर आपको कभी वहाँ पे देखना पड़े कि भाई यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई थी, क्या प्रॉब्लम थी, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, कटिंग वगैरह हो जाएगी। तो मतलब चेंजेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। देन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम ऑफ कोर्स बहुत लगता था। टाइम कैसे लगता था, अगर सपोज किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, अब इतने सारे रजिस्टर्स हैं,
उस रजिस्टर में कितने ही बच्चों का नाम है ना, हर बच्चे। और कुछ ऐसे भी हो गए, अगर सपोज एक बच्चा है कोई राघव, उसका आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब राघव नाम के हो सकता है कॉलेज में कितने ही बच्चे, ठीक है, तो आप राघव 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 सर्च करोगे, फिर उस पर्टिकुलर राघव जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वही राघव आपको चाहिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो था वो लग जाता था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू डिलीट इंफॉर्मेशन। तो जब मैनुअल सिस्टम होता था उसमें इंफॉर्मेशन को डिलीट करना भी बहुत मुश्किल था। डिलीट करना मुश्किल क्या था, आपने क्या करना है, आप बस कट कर सकते हो, एज सच वहां से वो इरेज नहीं होता था। अगर पेन से लिख दिया तो कोई चीज इरेज थोड़ी होती है, और तब के टाइम पे तो वाइटनर्स भी नहीं होते थे। तो इन्फॉर्मेशन डिलीट करना मैनुअल सिस्टम के ऊपर वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो ये मैनुअल डेटाबेस में प्रॉब्लम्स थी। फिर हमारे पास में आया फाइल सिस्टम अप्रोच। अब क्योंकि मैनुअल सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही थी तो हमें कुछ ना कुछ तो इन्वेंशन करनी थी, तो फाइल सिस्टम अप्रोच जो थी ये इन्वेंट हुई। सो फाइल सिस्टम अप्रोच क्या था, इट वाज अ अर्ली अटेम्प्ट टू कंप्यूटराइज द मैनुअल सिस्टम, कि जो मैनुअल सिस्टम था उसको कंप्यूटराइज करने का एक बहुत पहला अटेम्प्ट था, एक अटेम्प्ट किया गया। इस सिस्टम में क्या होता था, इसमें डेटा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में नहीं होता था, इसमें क्या होती थी, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच जो थी वो यूज की गई थी। सेंट्रलाइज्ड डेटा की स्टोरेज का मतलब है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है जहाँ पे डेटा स्टोर किया गया है, ठीक है, उसी पे सारा डेटा स्टोर हो रहा है और किसी कंप्यूटर में, दैट इज सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। तो डिसेंट्रलाइज्ड उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में क्या था, इसमें हर एक डिपार्टमेंट जो था वो अपना खुद का डेटा स्टोर करता था। अब जैसे अगर सपोज कॉलेज में तो कितना कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट अपना डेटा स्टोर कर रहा होता था, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था या जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था वो अपना डेटा स्टोर करता था। मतलब इस तरीके से हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना खुद का डेटा स्टोर कर रहा था और कंट्रोल कर रहा था इन फाइल सिस्टम अप्रोच, ठीक है। लेकिन अब इस सिस्टम्स में, इस ये जो सिस्टम था इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अब मैं डिस्कस करती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम इस सिस्टम में थी डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी की। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन, या जिसे हम डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। अब फाइल सिस्टम अप्रोच में क्या था, इसमें सेपरेट फाइल्स क्रिएट होती थी और स्टोर होती थी, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर डिपार्टमेंट अपना डेटा स्टोर करता था और कंट्रोल करता था। मतलब इसमें सेपरेट सेपरेट फाइल्स स्टोर हो रही है, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी फाइल स्टोर कर रहा है। तो अब इस तरीके से अगर सेपरेट फाइल्स, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी फाइल क्रिएट होगी, स्टोर होगी, तो उससे क्या होता है, डेटा की जो डुप्लीकेशन है वो बढ़ जाती है। तो फाइल सिस्टम अप्रोच में क्या था, डेटा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। मतलब अगर चलो हम कॉलेज का एग्जांपल ना लेके मैं बैंक का एग्जांपल ले लेती हूँ कि कोई बैंक है वो फाइल सिस्टम अप्रोच यूज़ कर रहा था, तो उससे क्या हुआ, जो बैंक में जो फील्ड नेम्स होते हैं कॉमन कौन कौन से होते हैं, कोई एड्रेस, टेलीफोन नंबर। अब ये जो मतलब कस्टमर का नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी फाइल स्टोर कर रहा है। बैंक के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट अपनी फाइल स्टोर कर रहा है, अपनी फाइल क्रिएट कर रहा है। तो मतलब एक ही कस्टमर की, सपोज अगर बैंक के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, तो मतलब एक कस्टमर की 4 फाइल्स, 4 सेपरेट फाइल्स, तो उससे क्या होगा, डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो है वो इंक्रीज हो गई। तो फाइल सिस्टम अप्रोच में क्या था, डेटा रिडंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही थी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी एज वेल। The next is difficult to share data. फाइल सिस्टम अप्रोच में डेटा को शेयर करना दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि अब अगर बैंक की एग्जांपल लेते हैं, जरूरी अगर 4 डिपार्टमेंट्स हैं, हो सकता है एक डिपार्टमेंट सी लैंग्वेज यूज कर रहा हो, एक कोबॉल यूज कर रहा हो, एक सी प्लस प्लस यूज कर रहा हो डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, मतलब उनके जो फाइल फॉर्मेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, किसी का सी में, किसी का सी प्लस प्लस में। तो अगर किसी का सी में है, किसी का सी प्लस प्लस में, किसी का किसी और फॉर्मेट में यूज हो रहा है, अगर डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज किए जा रहे हैं हर डिपार्टमेंट की तरफ से डेटा स्टोर करने के लिए, तो डेटा को शेयर करना मुश्किल हो जाता है।
तो डेटा शेयरिंग जो है दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट इन फाइल सिस्टम अप्रोच। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ डेटा इंटेग्रिटी एंड क्वालिटी। अब इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि जो डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर किया गया है दैट डेटा इज करेक्ट एंड रिलायबल। ठीक है, लेकिन जो फाइल सिस्टम अप्रोच था इसमें क्या थी, डेटा की इंटेग्रिटी और क्वालिटी दैट वाज नॉट गुड, राइट। क्योंकि देखो अगर इनएक्यूरेट डेटा होगा या अगर इनकम्प्लीट डेटा होगा, वो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है डेटाबेस के ऊपर या वो जो बैंक है उसके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है ये चेक किया जाना चाहिए कि वो डेटा एकदम करेक्ट है। अब ये कैसे अचीव होता है, ये अचीव होता है कुछ कंस्ट्रेंट्स के थ्रू। ठीक है, कुछ आपको कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ते हैं तभी आप डेटा की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो डेटाबेस में स्टोर करने से पहले। फाइन, जैसे अगर सपोज किसी पर्सन की जो बेसिक पे होती है वो आपकी पॉजिटिव सिंबल्स होती है, मतलब पे जो है वो कभी भी नेगेटिव सिंबल में नहीं जाएगी, किसी की भी सैलरी जो होगी वो प्लस में ही होगी, माइनस में कब, मतलब -36,000 नहीं होगी, +36,000 ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके के कंस्ट्रेंट्स ऐड होने होते हैं कि मतलब जो बेसिक पे है वो आपकी पॉजिटिव में रहेगी। ये एक कंस्ट्रेंट है जो बेसिकली आपको लगाना है कि मतलब अगर आप किसी पर्सन की बेसिक पे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि उसकी बेसिक पे जो है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज बेसिकली कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रेंट्स था इन कंस्ट्रेंट्स को फाइल सिस्टम अप्रोच में लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसी वजह से देयर वॉज लैक ऑफ डेटा इंटेग्रिटी एंड क्वालिटी। अब क्वालिटी देखो, अगर डेटा आपका एक्यूरेट नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो क्वालिटी अपने आप ही गिर जाती है। ठीक है, द नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम्स। फाइल सिस्टम अप्रोच में ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, क्योंकि फाइल सिस्टम अप्रोच क्या था, इट वाज एन अर्ली अटेम्प्ट टू कंप्यूटराइज अ सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो इसमें फेलियर कभी भी आ सकता है, कोई डिस्क फेलियर आ सकता है, कोई पावर फेलियर आ सकता है, सॉफ्टवेयर एरर्स आ सकते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज एकदम से कोई डिस्क फेलियर आ जाए या सॉफ्टवेयर एरर आ जाए तो उससे क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी इनकम्प्लीट हो जाएगी। आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे थे डेटाबेस के अंदर लेकिन उसी टाइम पे कोई पावर फेलियर आ गया तो ट्रांजैक्शन क्या होगी, ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, so it is crucial to ensure that if system failure occurs during the execution of any kind of program, the data is restored to its consistent state। मतलब कि अगर ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ट्रांजैक्शन जब हो रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम उस टाइम पे आ जाए, पावर फेलियर आ जाए या सिस्टम फेलियर आ जाए, तो जो ट्रांजैक्शन है या जो डेटाबेस है या जो डेटा है वो अपनी कंसिस्टेंट स्टेट में, मतलब जो उसकी स्टेट चल रही थी उस स्टेट पे वो वापस आ जाए। ठीक है, मतलब फेलियर हो, सिस्टम फेलियर होने से पहले जो भी उसकी स्टेट थी, जिस स्टेट में भी था वही स्टेट वो दोबारा से रिस्टोर करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, उसमें क्या होनी है, एक ट्रांजैक्शन हो रही थी ऑफ ₹2000 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी, मतलब अकाउंट ए से 2000 रुपए जो थे वो अकाउंट बी में ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, राइट। अब सपोज बीच में क्या हुआ, बीच में कोई सिस्टम क्रैश आ गया। अब हम ये सपोज करते हैं कि हमने 2000 रुपए अकाउंट ए से अकाउंट बी में डालने थे। अब हम आप सपोज कर लो कि अकाउंट ए में इनिशियली 20,000 रुपए थे और जो अकाउंट बी है उसमें इनिशियली 10,000 रुपए हैं, और हमने क्या करना है, 2,000 रुपए अकाउंट ए से किस में ट्रांसफर करने हैं, अकाउंट बी में। तो मतलब अकाउंट ए में 20,000 रुपए हैं, ठीक है, उसमें से 2,000 रुपए। तो जब उसमें से 2,000 रुपए निकलेंगे
तो अकाउंट ए में कितने पैसे बचेंगे, 18,000 रुपये बचेंगे, ठीक है। और अकाउंट बी में कितने पैसे थे इनिशियली, 10,000। जब उसमें 2,000 ट्रांसफर हो जाएंगे तो अकाउंट बी में कितने पैसे हो जाएंगे, 12,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब सपोज जब ये ट्रांसफर प्रोसेस हो रहा था, पैसे जब अकाउंट बी में जाने थे, उससे पहले क्या हुआ, कोई सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है। अब ये हुआ कब कि अकाउंट ए से पैसे निकल चुके हैं, मतलब अकाउंट ए से 2,000 रुपए निकल गए, ठीक है, और उसी टाइम पे सिस्टम क्रैश हो गया, है ना। लेकिन अमाउंट जो अकाउंट बी था वहां पे अभी 2,000 रुपए ऐड नहीं हुए। अकाउंट ए से पैसे निकल गए लेकिन अकाउंट बी में अभी तक ऐड नहीं हुए, इन बिटवीन सिस्टम क्रैश आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी पार्शियली एग्जीक्यूट हुई, पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुई। पार्शियली कैसे हुई कि अकाउंट ए में से तो पैसे कट गए लेकिन वो अकाउंट बी में पहुंचे ही नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम्स हैं ये फाइल सिस्टम अप्रोच में बहुत ज़्यादा आ जाती थी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सिक्योरिटी। अब देखो, जो भी डेटाबेस के अंदर स्टोर है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना। अगर डेटा का कभी भी मिसयूज हो जाए या लॉस ऑफ डेटा हो जाए, उससे क्या होगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। फाइल सिस्टम अप्रोच में जो सिक्योरिटी फीचर्स थे उनको इम्प्लीमेंट करना दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो इसी वजह से जो फाइल सिस्टम अप्रोच थी इसमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी। लास्ट लिमिटेशन ऑफ दिस इज कॉन्करेंसी प्रॉब्लम। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, जब एक ही फाइल, सेम फाइल इज बीइंग accessed by one or more users, that is concurrent access, right? Simultaneous access of the same file by two or more users, ठीक है। मतलब जब मैं वो फाइल यूज कर रही थी उसी टाइम पे मेरे साथ 10 और लोग जो थे वो भी उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं सेम टाइम पे, उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट एक्सेस। अकाउंट को एक्सेस कर रहे थे, तो ये प्रॉब्लम जो है कॉन्करेंसी की, ये भी फाइल सिस्टम अप्रोच में प्रॉब्लम थी, ठीक है। सो दीज आर ऑल द लिमिटेशंस इन फाइल सिस्टम अप्रोच। तो ये सारी लिमिटेशंस की वजह से अब इतनी ज़्यादा जब प्रॉब्लम्स आ गई तो उनकी वजह से किसकी इन्वेंशन हो गई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इन्वेंशन हुई, ठीक है। तो सबसे पहले डीबीएमएस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंपोनेंट्स बताती हूँ कि डेटाबेस सिस्टम जो है, कोई भी जो डेटाबेस सिस्टम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देखो, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम: डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स, ठीक है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स की। डेटा अभी हम इतनी देर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि डेटा जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करती हैं एंड प्रोसेस करती हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हार्डवेयर क्या होता है, देखो डीबीएमएस को रन करने के लिए, क्योंकि अब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम, ये सारे आपके किस में होते हैं, हार्डवेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी हमें चाहिए जब हमें डीबीएमएस सिस्टम को सेटअप करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पार्ट मेनली दैट इज द डीबीएमएस, ठीक है। तो ये जो डीबीएमएस है इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। तो जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस विद इन द डेटाबेस सिस्टम। तो जो डेटाबेस को मैनेज करता है सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर इज डीबीएमएस,
ठीक है। तो DBMS सिस्टम जो है अगर आप उसको सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो आपको चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यूजर्स अब ऑफ कोर्स उस डेटाबेस सिस्टम को यूज कौन करता है, यूजर्स यूज करते हैं। तो बहुत सारे यूजर्स होते हैं, DBA है, डेटाबेस डिजाइनर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं। तो यूजर्स क्या है, यूजर्स आर द पर्सन्स जिनको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है। डीबीए एक ऐसा पर्सन या इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि डेटाबेस की मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कमिंग लेक्चर्स में हम डीबीए के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एंड यूजर्स होते हैं। एंड यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कि डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं थ्रू सम एप्लीकेशन। ठीक है। और इसके अलावा कौन से यूजर्स होते हैं डेटाबेस के, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो कि डेटाबेस यूज करती है ना। अब ये जो प्रोग्राम्स हैं ये आप किसी भी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लिख सकते हैं, जैसे कि C++ इनको यूज करके। ठीक है। तो ये बेसिकली यूजर्स होते हैं डेटाबेस सिस्टम के। अब हम बात करेंगे जी DBMS के बारे में। तो हमने क्या बात कर ली, पहले हमने ये बात कर ली कि जी जो DBMS होता है मतलब एक जो डेटाबेस सिस्टम होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हमने डिस्कस कर दिए हैं, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द DBMS। तो अभी हमने 2 सिस्टम्स डिस्कस किए थे इससे पहले, मैनुअल सिस्टम और फाइल सिस्टम अप्रोच। दोनों सिस्टम्स की अपनी कुछ कुछ लिमिटेशंस थी। उनकी लिमिटेशंस की वजह से एक नया सिस्टम इन्वेंट हुआ विच इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो दोनों सिस्टम्स जो थे उन दोनों में हम डेटाबेस जो था मतलब डेटा को ही स्टोर कर रहे थे, लेकिन इंडिविजुअली मैनुअल सिस्टम अप्रोच में भी डेटा स्टोर करने की अपनी प्रॉब्लम्स आ रही थी और फाइल सिस्टम अप्रोच में भी डेटा को स्टोर करने की अपनी दिक्कतें आ रही थी। तो DBMS एक जो सॉफ्टवेयर है वो इन्वेंट हुआ। तो डेटाबेस जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जब आपने डेटाबेस मैनेज करना है, और आजकल के टाइम पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी डेटाबेस की मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फाइन। So database is managed by a software which is known as database management system. जो DBMS है it acts as a intermediator between the user and the database. User और database के बीच में जो intermediator है that is database management system. बेसिकली जो डेटाबेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है एंड दैट सॉफ्टवेयर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो ये DBMS है इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, एक यूज़र की हेल्प करना किसी भी नए डाटा को इंसर्ट करने के लिए, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए और एग्जिस्टिंग डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है। So DBMS क्या है? DBMS is also an in charge of access, security, storage and host of other functions for the database system. ठीक है। मतलब कि ये इंचार्ज भी है कि एक पर्टिकुलर डेटा को कौन सा यूजर एक्सेस करते। देखो हर यूजर को आप हर एक डेटा पूरे डेटाबेस का एक्सेस नहीं दे सकते। ठीक है। क्योंकि अब सपोज एक कॉलेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो एक लाइब्रेरियन है उसको स्टूडेंट की कितनी फीस आ गई है, कितनी फीस पेंडिंग है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो DBMS में हमें ये फैसिलिटी भी मिलती है कि आप कौन से यूजर को डेटाबेस के कौन से पार्ट का एक्सेस देना चाहते हैं। ठीक है। लाइब्रेरियन को सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर पता होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम पता होना चाहिए, उसने कौन सी बुक इशू करी है, कौन सी डेट को इशू करी है, बस ये इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरियन के पास होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ इतने ही पार्ट का एक्सेस जो है, इतने ही डेटाबेस का एक्सेस लाइब्रेरियन को देना है। तो DBMS में ये फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप कितना एक्सेस किसी पर्टिकुलर यूजर को देना चाहते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स DBMS के अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है। बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स आप इसमें लगा सकते हैं। डेटा को कैसे स्टोर करना है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है।
तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करती हैं, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स जो आपके एटीएम्स होते हैं, सुपरमार्केट प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम, जब आप सुपरमार्केट्स में जाते हैं, उन्होंने जब अपनी इन्वेंट्री स्टोर करनी होती है तो उसके लिए वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, क्यों ये सिस्टम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। देखिए जी, सबसे पहली इसकी जो एडवांटेज है दैट इज कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी। फाइल सिस्टम अप्रोच में क्या था, डेटा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हर यूज़र जो है वो अपनी सेपरेट फाइल स्टोर कर रहा था, ठीक है। लेकिन जो डेटाबेस है, डेटाबेस में क्या होता है, इसमें एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज की जाती है डेटा को स्टोर करने के लिए। मतलब जो डेटा है आपका पूरा, वो एक ही कंप्यूटर है जिसमें आपका पूरा का पूरा डेटा स्टोर हो रहा है। तो सेपरेट फाइल्स नहीं बन रही, हर डिपार्टमेंट अपनी कोई सेपरेट फाइल नहीं बना रहा, क्योंकि डेटा एक ही जगह स्टोर हो रहा है। इसीलिए जो डेटा रिडंडेंसी है, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो है, वो डीबीएमएस के आने से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, ठीक है, क्योंकि डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, सिंगल लोकेशन में स्टोर हो रहा है। देन एलिमिनेटिंग इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी भी इसके आने से बहुत ज़्यादा दूर हो गई, ठीक है, क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या था, इंफॉर्मेशन आपकी डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। पूरे सिस्टम में क्या हो रहा था, थ्रू आउट द सिस्टम इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट ही होती जा रही थी उसमें, ठीक है। तो मतलब अब इनकंसिस्टेंसी कैसे थी कि क्योंकि डुप्लीकेशन थी हर जगह। अब सपोज हर डिपार्टमेंट अपनी फाइल स्टोर कर रहा है, सपोज एक डिपार्टमेंट, एक पर्सन है जिसने अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ चेंज करवाई है, तो एक डिपार्टमेंट में तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, लेकिन हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी फाइल है, बाकी डिपार्टमेंट्स में वो इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई। तो इससे क्या होता था, इनकंसिस्टेंसी हो जाती थी, ठीक है। मतलब कहीं किसी डिपार्टमेंट में उसकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन कोई और होगी, किसी डिपार्टमेंट में कोई और होगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में वो इन्फॉर्मेशन चेंज ही नहीं हुई। लेकिन डीबीएमएस में क्या हुआ, सारा का सारा डेटा एक ही लोकेशन में स्टोर हुआ, तो एक बार ही जब आपने चेंज किया तो वो पूरे के पूरे डेटाबेस में ही चेंज हो गया, ठीक है। तो इससे इनकंसिस्टेंसी रिड्यूस हो गई, है ना, क्योंकि एक लोकेशन पे सारा डेटा पड़ा है तो वहीं पे चेंज होगा। फाइल सिस्टम अप्रोच में क्या था, डेटा हर हर लोकेशन में अलग अलग लोकेशन में डेटा पड़ा होता था, तो हर एक लोकेशन में मतलब हर पर्सन के कंप्यूटर में जो आपका डेटा था उसमें चेंज आप नहीं कर सकते थे। आप एक ही जगह जाके चेंज करवाते थे, बाकी जगहों में वो चेंज नहीं होता था। इसमें सारा का सारा डेटा एक ही लोकेशन में है, तो इस वजह से इनकंसिस्टेंसी एलिमिनेट हो गई। देन बेटर सर्विसेज टू द यूजर्स। ऑफ कोर्स डीबीएमएस जो है, जो यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो बहुत ज़्यादा बेटर सर्विसेज हैं, ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइज हो गया डेटा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, डीबीएमएस का जो यूज़ है वो बहुत तरीके से मतलब अब सर्विसेज जो है कस्टमर को वो बहुत ज़्यादा बेटर मिल गई, क्योंकि सारा का सारा डेटा आपका एक सेंट्रलाइज्ड पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है। इससे और क्या एक सर्विस है कि जो यूज़र्स, ऐसे भी कुछ यूज़र्स होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उनको कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन डेटाबेस जो है, जो डीबीएमएस आने से क्या हो गया कि इंटरैक्शन करना वो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि अब जो यूज़र है उसने किसके थ्रू, डीबीएमएस के थ्रू उसने इंटरैक्ट करना है डेटाबेस के साथ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर यूज़र को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आनी चाहिए तभी वो डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्योंकि अब बीच में एक इंटरमीडिएटर आ गया डीबीएमएस, उसके थ्रू यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज इम्प्रूव्ड। चेंजेस करना डेटाबेस में डीबीएमएस के थ्रू वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, तो इसीलिए जो सिस्टम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है सिस्टम की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, ठीक है, क्योंकि चेंजेस आपको एक ही जगह करने हैं, एक ही लोकेशन में सेंट्रलाइज डेटाबेस में करने हैं, तो चेंजेस करना दैट हैज़ बिकम वेरी इजी इन दिस। द नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी। अब इसमें क्या है, आप डीबीएमएस के अंदर हम बहुत सारे मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे फाइल सिस्टम अप्रोच में कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स वहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे, इसी वजह से वहाँ पे क्या होता था, डेटा की इंटेग्रिटी की
कमी होती थी, लेकिन डीबीएमएस में कंस्ट्रेंट सप्लाई करना इज वेरी इजी। तो इसी वजह से जो डेटा की इंटेग्रिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो गई। देन नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। अब डेटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको सिक्योर करना इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है, क्योंकि डीबीए एक पर्सन है जो पूरे के पूरे डीबीएमएस डेटाबेस को हैंडल कर रहा है। तो डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने कौन से यूज़र को कितना एक्सेस देना है डेटाबेस का। हर यूज़र को हर एक एक्सेस नहीं, मतलब हर एक यूज़र को पूरे के पूरे डेटाबेस का एक्सेस नहीं है। ठीक है, जिस यूजर को जितनी रिक्वायरमेंट है डीबीए उतना ही एक्सेस उस पर्सन को दे रहा है डेटाबेस का। तो इससे क्या हुआ, जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। देन इट प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी। अगर कोई भी सिस्टम फेलियर आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी सिस्टम फेलियर आ सकता है। तो डीबीएमएस क्या प्रोवाइड करता है, ये बैकअप और रिकवरीज जो है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। देन कॉन्करेंसी कंट्रोल, इसमें डीबीएमएस में कॉन्करेंट एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक पर्सन एक ही अकाउंट से पैसे निकालेगा। ठीक है, साइमल्टेनियस एक्सेस इसमें बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल जो है वो भी डीबीएमएस के आने की वजह से इम्प्रूव हो। अब देखो, हर सिस्टम अगर कुछ एडवांटेजेस लेके आता है तो डिसएडवांटेजेस भी वो अपने साथ ही लेकर आता है। तो ऐसे ही डीबीएमएस में भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे सबसे पहली डिसएडवांटेज है इसकी इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्योंकि ये मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे यूजर्स इसको यूज करते हैं, तो इसीलिए जो मल्टी यूजर डीबीएमएस है इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी, हाँ देखो, हर पर मल्टीपल यूजर्स अगर यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल यूजर्स की मल्टीपल क्वेरीज आ सकती हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की। तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, अब अगर आपको आप चाहते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना हो, तो उसके लिए डेफिनेटली जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए सिस्टम के बारे में, तभी वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। द नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट। देखो, डीबीएमएस सिस्टम को यूज़ करने की जो कॉस्ट है दैट इज़ वेरी हाई, है ना, क्योंकि इसमें आपको एडिशनल सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपको जो स्टाफ इस डेटाबेस को हैंडल कर रहा है उस स्टाफ को आपको ट्रेन करना पड़ता है, अच्छी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ठीक है, माइग्रेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह पे अपना डेटाबेस सेटअप करना है तो वो माइग्रेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको यूज़ करना दैट इज़ वेरी कॉस्टली। द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। नो डाउट कि ये बैकअप और रिकवरीज प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें जो बैकअप और रिकवरी है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा तो है क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो उससे क्या हुआ, डुप्लीकेशन तो रिड्यूस हो गई। ठीक है, लेकिन लैक ऑफ डुप्लीकेशन रिक्वायर्स दैट द डेटाबेस बी एडिक्वेटली बैकड अप, कि उसकी जो बैकअप है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, सो दैट अगर कभी भी फेलियर हो जाए तो डेटा आपका रिकवर हो सके। लेकिन जो बैकअप और रिकवरी ऑपरेशंस हैं वो डीबीएमएस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इतने ईजी नहीं है, क्योंकि जब आप चेंजेस एक ही जगह पे सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह पे हर चेंज होना है, कोई भी सिस्टम फेलियर आ गया, क्योंकि सारा का सारा डेटा आपका एक ही लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज कोई सिस्टम फेलियर आ गया, पूरा अगर डेटाबेस उड़ जाएगा, मतलब बैकअप करना हर एक चीज़ को कि वो दोबारा फिर से रिकवर हो जाए, उनके बैकअप रखना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतने जो बैकअप रखना, इतनी इंफॉर्मेशन का, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब एक ही जगह पे हर तरीके की इंफॉर्मेशन एक ही जगह स्टोर हो रही हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप हर चीज़ का बैकअप नहीं ले पाते। ठीक है, आप पर्सन भी ह्यूमन एरर है, हो सकता है वो बैकअप लेना भूल जाए। बैकअप तो आपने ही लेना है ना, आपको सिर्फ एक ये फैसिलिटी मिल गई कि आप इसमें बैकअप ले सकते हो, पर बैकअप के बटन पे क्लिक करना वो तो किसी ह्यूमन ने ही करना है।
ठीक है। अब सपोज वो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को बैकअप करना भूल गया और उसी टाइम पे क्या हुआ कि सिस्टम फेलियर भी हो गया, तो बाकी सारी चीज़ें तो उनका बैकअप था तो वो रिकवर हो गई, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज़ जिसका बैकअप नहीं लिया गया वो आपका रिकवर नहीं हो पाएगा। ठीक है। और ह्यूमन एरर आ सकता है, आप भूल सकते हैं हर चीज़ का बैकअप लेना, तो इसमें बहुत कॉमन है, हो सकती हैं ऐसी गलतियां, ह्यूमंस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए बैकअप और रिकवरी की कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है। द नेक्स्ट इज थ्रेट टू डेटा क्वालिटी एंड डेटा इंटेग्रिटी। क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजर्स डेटा को एक्सेस करते हैं और यूज़ करते हैं कॉन्करेंटली डेटाबेस को, तो रिस्क जो है ऑफ पोटेंशियल डैमेज टू डेटा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर इनएक्सपीरियंस्ड यूजर्स अपडेट करने की कोशिश करेंगे डेटाबेस के अंदर डेटा को, तो उससे हो सकता है डेटा डैमेज हो जाए। ठीक है। तो डेटा क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट कंट्रोल जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर मल्टीपल यूजर्स दे आर यूजिंग द डेटाबेस साइमल्टेनियसली, उससे क्या हो सकता है, इनएक्यूरेसीज आ सकती है। मतलब थ्रेट कब हो सकता है डेटा की क्वालिटी और इंटेग्रिटी को, अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड यूजर डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करे तो। ठीक है। सो दीज आर द बेसिक 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Now the last thing which I want to discuss today, that is the comparison between file management system and the database management system. मतलब जो फाइल सिस्टम अप्रोच थी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनके बीच में क्या कंपैरिजन है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये आ सकता है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपको डिटेल में सारा कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर जल्दी से हम शुरू करते हैं, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आपका बहुत स्मॉल सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम, जबकि डीबीएमएस जो है इट इज़ अ वेरी लार्ज सिस्टम, क्योंकि एक सिंगल लोकेशन पे सारा का सारा डेटा जो है वो आपका पड़ा हुआ है। देन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज रिलेटिवली चीप, अगर हम डीबीएमएस सिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं तो उससे ये चीप है, जबकि डीबीएमएस सिस्टम जो है इट इज़ एक्सपेंसिव व्हेन वी कंपेयर इट विद फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आप थोड़ी सी ही फाइल स्टोर कर सकते हैं, जबकि डीबीएमएस सिस्टम में आप बहुत सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, जबकि डीबीएमएस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब अगर इतनी सारी एडवांटेजेस आपको कोई सिस्टम दे रहा है तो ऑब्वियस है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। ठीक है। देन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में रिडंडेंट डेटा होता है। ठीक है। डेटा डुप्लीकेशन उसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी एक सेपरेट फाइल होती है। ठीक है। जबकि डीबीएमएस में क्योंकि डेटा एक सिंगल लोकेशन में ही स्टोर होता है, इसलिए रिडंडेंसी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में इनकंसिस्टेंसी के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बहुत ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे रिडंडेंसी ऑफ डेटा दैट इज़ मच, इतनी ज़्यादा रिडंडेंसी होगी तो इनकंसिस्टेंसी तो आएगी, क्योंकि अगर चेंजेस आपने एक जगह कर दिए, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो चेंजेस हो गए, तो इसी वजह से इनकंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाती है। जबकि डीबीएमएस में जो आपका डेटा है दैट इज़ कंसिस्टेंट। देन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आइसोलेटेड डेटा, मतलब डेटा के जो शेयरिंग है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट हो सकता है डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ कर रहा, इसीलिए डेटा शेयरिंग इज़ डिफ़िकल्ट। जबकि डीबीएमएस में क्योंकि डेटा सिंगल लोकेशन में पड़ा होता है, इसीलिए एक ही फॉर्मेट में होता है, इसीलिए डेटा शेयरिंग जो है दैट इज़ वेरी ईजी, मतलब डेटा को आप बहुत ईजीली शेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है। जबकि डीबीएमएस सिस्टम में देयर इज रिगरस सिक्योरिटी। ठीक है। जो डीबीए है वो हर यूजर को पूरे डेटाबेस का एक्सेस नहीं देता, जिस यूजर को जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतना ही एक्सेस उसे देता है, इसीलिए डीबीएमएस में सिक्योरिटी कंपैरेटिवली हाई होती है। देन जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है ये बेसिकली एक सिंगल यूज़र ही यूज़ करता है सेम टाइम पे, जबकि जो डीबीएमएस है मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम पे डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। देन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जो बैकअप और रिकवरी प्रोसेस है वो थोड़ा सिंपल है, प्रिमिटिव है, जबकि डीबीएमएस सिस्टम में जो बैकअप रिकवरी प्रोसेस है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड।
सो स्टूडेंट्स, आई होप कि जो फंडामेंटल्स हैं डीबीएमएस सिस्टम के, ये फर्स्ट पार्ट है जो हम आज हमने डिस्कस किया है, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लैंग्वेजेस होती हैं, इसका जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे। देन व्हाट आर द वेरियस ट्रेंड्स इन डेटाबेस सिस्टम, ये सारा कुछ हम कमिंग वीडियोस में वी विल डिस्कस, और डीबीए के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपका सेकेंड पार्ट में होगा। सो थैंक यू सो मच।